Assalamu alaikum. This is the continuation of the previous lecture. In this lecture, we will discuss about global climate change. So सबसे पहले ये बात देख लेते हैं when the climate issues exemplify the challenge between sustaining an habitable planet and satisfying everyone's ambitions on the planet to live a better life. This is a definition of the this is a definition. I would say that Ronald Sprin rightly says कि आपके पास climate issue है क्या कि सबसे पहले कि एक सस्टेनेबल हैबिटेबल प्लानट हैबिटेबल मतलब जहाँ पे आप रह सकते हो और सस्टेनिंग जहाँ पे एक हैबिटेबल प्लानट जहाँ पे आप इंसान या जो भी जानदार हैं वो रह सकते हो और और तमाम लोगों के जो मकासद हैं तमाम लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो सस्टेनेबली पूरी हो रही हों this is the definition of this is an issue of the global climate change. So what is climate? सबसे important बात climate की definition क्या है? Climate time and space pattern of precipitation, temperature and wind, average of 10 to 20 years worth of weather. देखिए वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क समझेंगे. वेदर जो होता है वो एक थोड़े टाइम के लिए होता है कि भाई विंटर वेदर जो है वो एक आ, मौसम है या किसी एक एरिया में गर्मी है सर्दी है मगर अगर किसी एक एरिया में एक बड़े टाइम में लाइक 10 से 20 25 साल में जो भी आपके पास प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश टेम्परेचर मतलब दर्जा हरारत या और विंड की जो का जो डाटा है उसको हम उस इलाके का क्लाइमेट कह देते हैं कि भाई इस इलाके में सर्दियों में इतना टेम्परेचर होता है इस इलाके में गर्मियों में इतना टेम्परेचर होता है और ये जो पैटर्न है ये हम पिछले 20 25 30 40 100 साल से हम देखते आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये इस उस इलाके का क्लाइमेट है या मौसम है. So climate change का मतलब क्या है? Climate change occurs when the pattern changes in time. Winter big months get warmer. For example यहाँ पे एक तस्वीर है कि पेंसिल्वेनिया begins to look like winters in Florida. कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी इलाके में सर्दी पड़ती थी अब वहाँ पे सर्दियों में सर्दी उतनी नहीं पड़ती इतनी पड़ती आ रही है तो ये डेफिनेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज की होगी. मिसाल के तौर पर कराची में गर्मियाँ इतनी नहीं पड़ती थी जितनी 2 3 4 5 साल से पड़ रही हैं. तो हो सकता है कि किसी लेट से पिछले 100 सालों में एक साल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हो कि जून में टेम्परेचर 50 चला गया हो बट उसके बाद टेम्परेचर दोबारा 40 41 या 39 40 है. तो आप कह सकते हैं कि भाई एक साल जो है वो इनॉमली है कि ये एक साल जो है वो आउटलायर है. बट अगर वही गर्मी जो है वही टेम्परेचर जून जुलाई में 50 49 48 मुस्तकिल कराची में रह रहा है पिछले 5 10 सालों से तो अभी कह सकते हैं कि कराची का जो मौसम है वो तब्दील हो गया है. कराची में क्लाइमेटिक चेंजेस आ चुके हैं बिकॉज अब गर्मी जो है वो 40 की नहीं बल्कि 48 49 50 के गिरते हैं. या यही एग्जांपल आप कहीं और ले सकते हैं जहाँ पे लेट से सर्दी दिसंबर या जनवरी में बर्फबारी होती थी और बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती थी पिछले 500 साल 200 साल तक से हो रही है बट पिछले 10 साल से उस इलाके में उतनी बर्फबारी नहीं हो रही थी होती थी. तो आप ये कह सकते हैं कि इस इलाके का मौसम चेंज हो गया है. सो एक बड़े अरसे तक एक मौसम रहे और फिर उसी इलाके में उसी टाइम पर मौसम की तब्दीली नज़र आ जाए और वो तब्दीली भी कुछ अरसे तक नज़र आ रही हो कि पिछले 5 साल से ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि भाई क्लाइमेटिक या मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं. ओके दी दिस इज़ ये क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ह्यूमन एक्टिविटी या हम इसको अंग्रेजी जब मोर टेक्निकली आई वुड से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कि जो इंसान वो एक्टिविटीज़ करता है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स वो लोग हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को सही या टेक नहीं मानते कि ये कोई एक रियल फिनोमेना नहीं है. वो कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़िंदगी दुनिया जो है वो एक ज़माने से क्लाइमेटिकली चेंज होती आ रही है सर्दी गर्मी होती है और फिर ज़मीन जो है वो अपने आप को खुद ब खुद सेटल कर लेती है. तो ये कोई अननेचुरली कोई गैर मामूली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है. बट हम देखेंगे डाटा कि एक्चुअली ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है. ये डाटा ये एक अलार्मिंग और एक सीरियस इशू है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लोबल कार्बन एमिशन ट्रेंड देयर आर डिफरेंट मॉडल जो कि प्रेडिक्ट करते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड कैसे होगा. अब यहाँ पे जो IGSM है ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो रन करती हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर वो रन कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि अगर आप कट डाउन करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सो यू नीड टू डू यू हैव दिस गीगा टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर. ये एक प्रिडिक्शन है जो कि आप अगर आपने
फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ अगर आपने रिसेंटली कट डाउन की डिफरेंट लेवल्स पर। अभी डिफरेंट लेवल्स क्या है कि फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट मेजर्स लेते हैं, कितने ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर्स लेते हैं, तो आपके पास कट लेवल कट डाउन आर ई एफ का मतलब क्या है, अगर आप जो एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं रिसेंट जो अभी ट्रेंड है, अगर इफ़ यू कंटिन्यू विद द ट्रेंड देन इट विल गो अपवर्ड एंड तो वी डू नॉट नो कि हाउ द वर्ल्ड विल react or world as we will see the world in the upcoming years, but these are some prediction depending upon some mathematical models. So this is actually a good curve जो कि climate skeptics के लिए है. For example यहाँ पे देख सकते हैं कि 1850 या तकरीबन 150 साल से पहले पहले आपके पास जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो हो रही है. सो दिस वेरिएशन इज क्वाइट normal. These variation are like up and down, but the trend is if you average out the trend, the average is constant. But like अगर आपके पास जो वेरिएशन है वो एक खास एवरेज एक draw a straight line here, you will see that this average is fluctuating around that these values are fluctuating and temperature is fluctuating around that average line. But you can see after like at the start of 19th century this graph is going is having an upward trend with localized up and down. This up and down doesn't necessarily mean because these are seasons in a year, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, but the अपवर्ड ट्रेंड जो है वो ज़्यादा खतरनाक है. तो अगर आप गौर कर सकते हैं कि दिस इज़ एन एनॉमली, एक गैर मामूली सूरत हाल है जो कि आपके पास कभी तारीख में पहले नज़र नहीं आई. एक और ग्राफ देखते हैं कि अगर आप यहाँ देखें कि आपके पास अंटार्कटिका में जो टेम्परेचर्स हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी वैल्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं. तो विच मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एमिशन और जो अंटार्कटिका में जो आइस जो है या जो ग्लेशियर्स हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो काफ़ी पैटर्न इज काफ़ी सिमिलर पैटर्न है दोनों का, विच मीन्स कि दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. Okay, this is another concept कि temperature या तब्दीलियाँ कैसे आती हैं. Episodical glaciation on Earth. I have shared a video on this Milankovitch cycles. आपके पास ज़मीन जो है उसकी गर्दिश जो है वो हज़ारों साल से वो अपने स्पिन भी कर रही है और वो घूम भी रही है सन के गिर्द. सो इफ़ यू चेंज द पाथ जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है सन के गिर्द, तो आपके पास जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो ऊपर नीचे हो सकता है एंड दैट एक्चुअली कैन लास्ट फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. हज़ारों साल में ये एक्टिविटी होती है. तो आपके पास हम ग्लेशियल साइकिल कह सकते हैं. सो आई हैव अपलोड अ वेरी डिटेल वीडियो अबाउट दिस Milankovitch cycles, which is a very interesting phenomena कि how Earth behave and at different temperatures during the course of its life. This is another a very alarming data. We have carbon dioxide parts per million of volume, and this is a global trend. Although this is like minus, this is a very large data spread across like 450,000 years, 4.5 लाख साल का डाटा ऑलरेडी है. सो डाटा आप लेते कैसे हैं? बिकॉज we check the concentration in the glaciers, इन द इन द इन द आइस. वहाँ से हम डाटा लेते हैं कि इतनी पुरानी आइस है तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हुई भी वो उतनी ही पुरानी होगी. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अलार्मिंग किस्म का स्पाइक है जो कि रीच बिकॉज दिस बॉक्सेस आर क्वाइट लार्ज राइट एज फार टेम्परेचर टाइम इज कंसर्न. तो ये बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है. तो हमारे पास ये जो लाइन है दिस इज द रीसेंट टाइम. तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यूज़ है ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारा डाटा मिसिंग भी हो सकता है, but the trend is quite evident that the data is very alarming as far as the carbon dioxide concentration parts per million of volume is concerned. So this is another graph which actually shows that we have the nitrous oxide, methane, and carbon dioxide concentration parts per billion, and methane on the right hand side and carbon dioxide on the left hand side. So you can see that these graphs are pretty straight for like approximately for the last thousand and thousand or 1500 years, and there's a spike, a sudden spike after 19th century, like in पिछले 200 सालों में आपके पास एक drastic किस्म का तब चेंज आया है. and this change is unprecedented. और आप गौर करें कि पिछले फॉर एग्जांपल दिस इज 500 AD एंड दिस इज 1000 AD, तो तकरीबन ज़ीरो से लेके टिल 2000 आपके पास ऑलमोस्ट
consistent carbon dioxide and methane की values हैं across the whole history, but this is a certain spike, and this spike is actually uh, this spike happened in the last 100 and 150 years. This is the industrial revolution, जब आपके पास इंडस्ट्रियलाइज हुई और आपके पास बहुत अलार्मिंग आपने एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट की. सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. आपके पास बहुत ज़्यादा सडन स्पाइक है यहाँ पे. यहाँ भी एक और देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट डेटा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अक्रॉस द एयर 98 से, दिस इज अ रादर कंडेंस वर्जन ऑफ द सेम डाटा. शॉर्ट टर्म डाटा है, आप 98 में देख सकते हैं, बट यू हैव 1365 फॉर एग्जांपल एवरेज पार्ट्स पर मिलियन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, but you can see that this trend is going upward with an alarming rate. Although these sinusoidal curves are basically showing the um, winters and other season across the air only, but you can see the trend is going upward, and this is not a good sign for the life uh, or the future of the planet. And this is actually, as you increase the rate of energy production and utilization, this will go on and on until unless we shift to the cleaner source of energy. Moving on, this is there are human activity in carbon dioxide emission. Those guys who are skeptic about the whether the temperature या जो temperature ज़मीन का बढ़ रहा है वो क्या इंसानों की वजह से बढ़ रहा है या नेचुरल बढ़ रहा है, जो बिकॉज दे आर टू डिफरेंट ग्रुप्स इन द वर्ल्ड. एक कहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो नेचुरल है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, इंसान जो कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और दूसरा ग्रुप जो है वो ये कहता है कि इंसान जो प्रोडक्शन कर रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एमिशन बढ़ रहा है. तो यहाँ पे दो डिफरेंट मॉडल्स हैं. एक मॉडल जो है वो ये कहता है कि आपके पास ब्लू वन इज मॉडल यूजिंग ओनली नेचुरल फोर्सिंग, मतलब इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, और जो मॉडल यूजिंग नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग. So there are temperature anomaly, and this is global land and global ocean ज़मीन, and that this is a global land and this is global ocean. So जो चीज़ ऑब्जर्व हो रही है which is shown by the solid line, और जो मॉडलिंग की गई है आपके पास GCM global climate model simulation, these are very sophisticated model to simulate the atmosphere, ocean, and other activity to other things. सो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ब्लू जो मॉडल यूजिंग बोथ नेचुरल एंड फोर्सिंग के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और जो ये वाला ब्लू वाला है उससे वो डेविएट कर रहा है. तो विच मीन्स दिस इज मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली वी हैव very solid evidences that the anthropogenic activities and forcing are responsible for a temperature anomaly and across the globe or across the planet. However, this is really important because at this point we need to curtail our energy consumption and we need to move towards a cleaner source of energy in order to either keep it to a certain safe level or to decrease the level, which is highly unlikely in the near future. Moving on, what is carbon dioxide distribution? Carbon dioxide करती क्या है? This we have discussed later in the lectures in the classes that आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जब emit होती है, so 50% of the increased carbon dioxide stayed in the environment, right? And the rest is absorbed by the ocean and other things. आपके पास ज़मीन ocean और जो वेजिटेशन है या जो आपके पास जंगलात हैं या फॉरेस्ट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, एंड दैट कैन एक्चुअली क्रिएट एन एक्सेस लेयर विच ट्रैप्स द हीट, एंड दैट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो अब ज़मीन जो है उसका एक नेचुरल या एक नेचुरल इक्विलिब्रियम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है. इफ़ यू डिस्टर्ब दैट बाय प्रोड्यूसिंग बाय in by injecting more carbon dioxide into the atmosphere, that would definitely disrupt the whole balance or equilibrium. इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होगी इन्वायरमेंट में, एंड यू मोर हीट विल ट्रैप इन द इन द एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा. दूसरी बात है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्प्शन है ओशन की, उसके ऐसे नुकसान क्या हो सकते हैं कि ओशन जो है वो एसिडिक बन सकता है और आपके पास मरीन लाइफ का खतरा हो सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ ऑन द प्लानट.
Moving on, this carbon dioxide distribution. The carbon dioxide dissolved in the ocean is forming extra carbonic acid, which is causing a decline in pH level. अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा emit ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा आपके पास ओशन, तो आपके पास pH लेवल गिरेंगे और कार्बोनिक एसिड की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी. And today the acidity of the world ocean has increased by 30% compared to the pre-industrial age. That's a very big rise. Pre-industrial age is not like you can see that this is quite flat, right? And there's a sudden drop of pH level, like in 20 and 200, like 20th century, in 1900 से एक drop आना शुरू हो रहा है. So what happens is if you are having a lower pH value, your water is more acidic, and carbon dioxide का जो level है वो आपके पास बढ़ रहा है micromoles per liters, and the pH level is going down, which is not a desirable phenomena as far as the ocean life and marine life is concerned, and और वो सब कुछ हमारे environment के ऊपर negative असर डालेगा. So this is it from the globe climate change. I will share some related literature and readings related to these topics. So please look forward to it, and I'm looking forward for you guys to give some time on it on this course, and spend some time in reading and researching. Okay, thank you very much.